नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजर ऑडियो बुक समरी में। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक व्हाई अ स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं आज की बुक समरी। बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं बल्कि घर में दी जानी चाहिए। स्कूल और यूनिवर्सिटी में अभी कैरिकुलस फाइनेंशियल एजुकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जितनी कि मिलनी चाहिए। वो भी तब जबकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन लेने यहाँ आते हैं। ये बुक फाइनेंशियल एक्सपीरियंस देगी जिसके बारे में आपके स्कूल में थोड़ा बहुत या ना के बराबर पढ़ाया जाता है। इस बुक से हम क्या सीखेंगे? आज सिर्फ नॉलेज की डिग्री हाथ में लेकर आप पैसे नहीं कमा सकते। इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है। आज ज़रूरत है कि स्कूल कॉलेज में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं जो स्टूडेंट को फूड चेन के टॉप तक ले जाएं। क्योंकि लाइफ में थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलता, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए जो आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। ये बुक किसको पढ़नी चाहिए? ये बुक स्टूडेंट्स को स्पेशली जरूर पढ़नी चाहिए जिससे उसे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जैसे सब्जेक्ट पर बेटर नॉलेज मिल सके। इसके अलावा जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ये बुक उसके भी बड़े काम की है क्योंकि इसमें प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट, लोन और इन्वेस्टमेंट पर बहुत बेहतरीन आइडियाज़ दिए गए हैं। इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट टोरू कियोसाकी, एक अमेरिकन बिजनेसमैन और ऑथर हैं। इनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हुआ था। कियोसाकी रिच ग्लोबल एलएलसी और रिच डैड कंपनी के फाउंडर हैं जो बुक्स और वीडियोस के थ्रू लोगों को पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स रिच डैड की फ्रेंचाइजी सेमिनार्स है जो कि इंडिपेंडेंट लोग कियोसाकी का ब्रांड नेम यूज करके कंपनी को फीस के तौर पर देते हैं। कियोसाकी ने अब तक 26 से ज़्यादा मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक लिखी हैं जिनमें से रिच डैड पुअर डैड और व्हाई अ स्टूडेंट वर्क्स फॉर सी स्टूडेंट काफ़ी पॉपुलर बुक्स हैं। एन एजुकेशनल क्राइसिस। फर्स्ट वाले चैप्टर में रॉबर्ट टी कियोसाकी आर्ग्यू करते हैं कि फाइनेंशियली इम्पोर्टेंट स्टफ स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल और यूनिवर्सिटी में बच्चों और टीनेजर्स का नंबर फास्ट इंक्रीज हो रहा है। हालांकि अभी करिकुलस में फाइनेंशियल एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। ये बुक फाइनेंशियल एक्सपीरियंस देगी जिसके बारे में आपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा। ऑथर मानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से गरीब और अन्य एजुकेटेड लोग नहीं हैं बल्कि अमीर लोग हैं। आज ही एजुकेशनल सिस्टम में लॉन्गेस्ट लेग इन टाइम यानी कि टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा है। ए लेग इन टाइम किस आइडिया के कंसीविंग और उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटिंग के बीच कॉन्फि- अ, का डिफरेंस होता है। एक बार आप इस बुक से ये नॉलेज लेंगे तो आगे अपने बच्चों को भी ये नॉलेज पास कर सकते हैं ताकि आप उन्हें बगैर पैसे दिए भी फाइनेंशियल हेड स्टार्ट दे सकें। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने डिसाइड किया कि वो आर्मी के अपनी जॉब छोड़कर ऐसे सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे जिसके बारे में स्कूल या कॉलेज में रूटीनली नहीं पढ़ाया जाता। द फेयरी टेल इज ओवर। पुराने टाइम में लाइफ किसी फेयरी टेल जैसी इजी होती थी जहां पर आप नॉलेज जाकर डिग्री लेते थे और किसी भी कंपनी में आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल जाती थी जिससे आप अपने सारे स्टूडेंट लोन्स चुका लेते थे। लेकिन बदकिस्मती से अब वो बात नहीं रही। आजकल एक स्टूडेंट की लाइफ किसी रोड ट्रिप जैसी होती है। पहले कॉलेज जाना, ग्रेजुएट होना, फिर स्टूडेंट लोन्स के लिए साथ साथ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है जो एक्चुअल में स्टूडेंट को और भी पुअर बना देता है। और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। इसकी वजह से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सारी दुनिया के स्टूडेंट जॉबलेस घूम रहे हैं और ये साइकिल चलता जाता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो बस अब इसकी लाइफ सेट है।
कॉलेज में एडमिशन मिलना कोई लाइफ जैकेट नहीं है। और जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लोग वो वेजेस से काम कर रहे हैं, उससे यही प्रूव होता है कि कई मशहूर करेक्टर्स जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो अपनी स्कूली एजुकेशन भी फिनिश नहीं की थी। पॉइंट ये है कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जो आपको फूड चेन के टॉप तक ले जाएं। रॉबर्ट टी कियोसाकी माइक नाम का एक फ्रेंड था, जिसके पापा का निकनेम रॉबर्ट के अकॉर्डिंग रिच डैड था, जिस रिच मोस्ट ऑफ द टाइम रॉबर्ट के साथ मोनोपोली खेला करते थे, जो रॉबर्ट के लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन रॉबर्ट के डैड को ये बात पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि उन्हें खेलने के बजाय अपना होमवर्क करना चाहिए। रॉबर्ट रिच डैड के लिए फ्री में काम किया करता था, क्योंकि रिच डैड रॉबर्ट के माइंड में पैसे के लिए काम करने का आइडिया मिटा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट एक कैपिटलिस्ट बने। फ्यूचर में रॉबर्ट ने फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कई सारी कंपनीज खोली, जहां बोर्ड गेम्स प्रोड्यूसर किए जाते थे, जिससे लर्निंग एक्सपीरियंस इजियर और फन हो। दूसरी की थी मनी के बारे में आर्ग्यूमेंट के बजाय ओपनिंग डिस्कशन करना। मनी प्रॉब्लम हर घर में डिस्कस होनी चाहिए, ताकि इस बात से ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज हो और ऐसे सोल्यूशन मिल सकें जो नॉर्मली किसी के माइंड में नहीं आते हैं। प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर द वर्स्ट। ऑनेस्ट और र्यूड होने के बीच में एक फाइन लाइन होती है। सेम चीज अप्लाई होती है जब आप अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। अपने बच्चों को लाइफ की रियलिटीज से बचाने की कोशिश ना करें और ना ही ओवर प्रोएक्टिव पेरेंट्स बने। उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। बच्चों के सामने 4 मेन प्रॉब्लम आती है जो उन्हें शायद फेस करनी पड़े, और उन्हें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है बड़े होने की। यहाँ प्रॉब्लम है कि डेक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग इकोनॉमी के साथ गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेस नहीं होंगे कि आपको ज़रूरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और पेंशन वगैरह प्रोवाइड की जा सके। और बढ़ती उम्र अपने आप कुछ प्रॉब्लम भी लेकर आती है, जैसे कि मल्टी जनरेशनल हाउसिंग, मतलब कि पेरेंट्स बच्चों के घर रहने चले जाते हैं या फिर बच्चे पेरेंट्स के घर पर मूव हो जाते हैं। केस जो भी हो, लेकिन इसमें हाउस ओनर के खर्चे जरूर बढ़ जाते हैं। एक और मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ केयर, जो कि गवर्नमेंट के टैक्स का सारा पैसा चूस लेती है। हमारे बच्चों की सेकेंड मेजर प्रॉब्लम है कंपाउंड डेट, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया की मोस्ट पावरफुल फोर्स के रूप में डिस्क्राइब किया था। थर्ड प्रॉब्लम है न्यू डिप्रेशन। क्या कमिंग डिप्रेशन 1929 के ग्रेट यूएस डिप्रेशन के जैसा हो होगा, जहां सेवर्स विनर्स थे? 1920 के जर्मन हाइपर इन्फेक्शन के जैसा जॉर्ज टेयर्स यानी उधारी वाले विनर्स थे? हमारे बच्चों को दोनों ही सीनियर्स के लिए रेडी रहना होगा। फोर्थ चैलेंज है हाई टैक्स। आने वाले फ्यूचर में टैक्स और भी हाई होंगे, क्योंकि ज़्यादा मनी प्रिंट करने के लिए ज़्यादा टैक्सेस लगाने होंगे। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली बात यह है कि वेलफेयर प्रोग्राम्स को ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि टैक्स फंड करते हैं। एक डायग्राम है जिसे कैश फ्लो डायग्राम के नाम से ही जाना जाता है। ये वर्कफोर्स को एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करता है, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस और इन्वेस्टर्स। इस डायग्राम की सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें एक सेक्टर का टैक्स पेमेंट का परसेंटेज डिफरेंट है। स्मॉल बिजनेस और एम्प्लॉय सेक्टर वाले ज़्यादा टैक्स पे करता है। इसलिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने और उन्हें अच्छी सी सिक्योर जॉब कराने के लिए एनकरेज करने का ये मतलब भी होगा कि आप उन्हें हायर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने के लिए बोल रहे हैं। इसके पीछे आइडिया यही है कि एक ऐसा सेक्टर चूज किया जाए जहां आपको कम टैक्स देना पड़े। हालांकि बच्चों को डिफरेंट सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो अपने चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकें कि उन्हें क्या बनना है। किसी बड़े बिजनेस को ज्वाइन करना या इन्वेस्टर सेक्टर में जाने की कोई स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल या एज नहीं होती।
इसके लिए सिर्फ हाई वर्किंग और ट्रस्टवर्थी लोगों का साथ चाहिए। एक पेरेंट्स का सबसे क्रूशियल रोल होता है अपने बच्चे में लर्निंग की हैबिट डेवलप करना। अगर अपने बच्चे में बी और आई सेक्टर ज्वाइन करना सीख लिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा। ऑथर को लगता है कि टैक्सेस गरीबों का पैसा चुराने का एक तरीका है, बस और टैक्स पे करना कोई नेशनल ड्यूटी नहीं होती। इस चोरी के पीछे की वजह है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। और एक कहावत है जो पास्ट याद नहीं रखते अक्सर इसे दोहराते हैं, दोज दैट कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट। पांच जनरेशन ने हिस्ट्री में कुछ नहीं सीखा। आज की दुनिया को टैक्स पेयर के रूप में जाना जा सकता है, जो डे बाय डे गरीब होते जा रहे हैं, बैंकर्स अमीर होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को फाइनेंशियली हेड स्टार्ट देने के लिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह ले जाएं, जहां आप उसे डिफरेंट सॉल्यूशन और ऑफर करें और साथ में मैटर डिस्कस करें। विंडो ऑफ लर्निंग। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें पैसे की इंपॉर्टेंस पता चलती है। आपका बच्चा $1 और $5 के बिल में डिफरेंस समझने लगे तो उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट कर दो। हम बच्चे को लाइफ लर्निंग फेज 3 विंडोज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट विंडो है क्वांटम लर्निंग, जो कि पैदा होने से 12 इयर्स की एज के बीच है। ये लर्निंग का वो फेस है जहां पेरेंट्स को पता चलता है कि उसका बच्चा अपने ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा म्यूजिक और आर्ट्स में ज़्यादा यूज करता है या राइट हिस्सा लीनियर बुक्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट। टीचिंग के लिए गेम्स को बेस्ट टूल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सेम टाइप में हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों को एंगेज करता है, जो कि लर्निंग प्रोसेस को इमोशनल और मेंटल दोनों बनाती है। फर्स्ट लर्निंग विंडो की सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा ब्रेन अनयूज्ड पार्ट्स को इरेज कर देता है। यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लर्निंग डिफिकल्ट होती जाती है। लर्निंग के सेकंड विंडो में रे, रेबेलियस फेस कहा जाता है। ये 12 से 24 की एज के बीच होता है। इस तरीके की लर्निंग में बच्चे पेरेंट्स की बातों में कॉन्ट्रडिक्ट बिहेव करते हैं, यानी पेरेंट्स जो बोलते हैं उसके अपोजिट चलते हैं। बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। इस पीरियड की सिग्निफिकेंस ये है कि टीनेजर्स इस एज में अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। थर्ड लर्निंग विंडो है 24 से 36 के बीच की एज का होता है। वो टाइम है जहां एक एडल्ट प्रोफेशनल लर्निंग करता है और उसकी फैमिली लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है। इस फेस में सिग्निफिकेंस है कि लाइफ अचानक पैसे के पीछे घूमने लगती है। अगर आपने पहले वाले 2 फेसेस में अच्छे से लर्न किया है तो बेटर चांस है कि आपका थर्ड फेस अच्छा रहेगा। रॉबर्ट एक स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनके रिच डैड हमेशा गेम्स ऑफ मोनोपोली सिखाया करते थे। रिच डैड का मानना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आप ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हैं। रिच डैड 2 बड़े एफिशिएंट तरीके से सिखाते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स स्टफ भी सिंपलर और रेक्टेंगल लगता था। आज रॉबर्ट जो कुछ है उसमें इन 2 एलिमेंट्स में का बड़ा हाथ रहा है। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि एसेट्स और लाइबिलिटीज 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उन्होंने समझाया कि एसेट्स पैसे आपकी जेब में डालती है और लाइबिलिटीज पैसे आपकी जेब से निकालती है। और ये समझना रॉबर्ट के लिए एकदम सिंपल था। रॉबर्ट क्लियर करते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से हमेशा गुड्स एंड ग्रेड्स की उम्मीद करनी चाहिए, बल्कि ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके बच्चे किस फील्ड में जीनियस हैं। नेक्स्ट वो कुछ टिप्स देते हैं ताकि आप बी और आई सेक्टर में बेस्ट बन सकें। पहली बात यह है कि आपको हर फील्ड में बेस्ट लोग रिक्रूट करने होंगे जो आपके बेस्ट एडवाइज़र बन सकें। सेकेंड चीज़ है कि आपको अपनी मदर लैंग्वेज की ही मल्टी लैंग्वेज सीखनी होगी, यानी हर प्रोफेशन की लैंग्वेज। फाइनली आप हर किसी के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना सीखना होगा। जब आप एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देते हैं तो वे भी 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वो भी सेम सैलरी में। बिजनेस इंडस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एम्प्लॉयज़ को वही करना पड़ता है जो उसके एम्प्लॉयर उनसे करना चाहते हैं।
उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है कि काम कैसे करना है। कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयर ही सारे लॉस अफोर्ड करता है, ना कि एम्प्लॉयज़। ए और सी स्टूडेंट के बीच मेजर डिफरेंस यही है कि स्टूडेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखता है, जबकि सी स्टूडेंट हमेशा ऐसे डिसीजन लेकर रिस्क लेने को रेडी रहता है जो उसकी फाइनेंशियल लाइफ को लाइन पर लाकर रख दे। ए स्टूडेंट बैड पीपल नहीं हैं, बस वो थोड़ा ऐसे रिस्क लेने से डरते हैं जो उन्हें एकदम अमीर या गरीब बना दे। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको किसी भी सेल्स ट्रेनिंग रूट में खुद को स्टैब्लिश करना होगा। फिर आपको लर्न करना होगा कि कैपिटल के लिए ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी कैसे यूज की जाए। इसका एक तरीका है, आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कोर्सेस की हेल्प लें। हर बच्चे को हमेशा एक्टिव लर्नर होना चाहिए, चाहे उसका फील्ड कुछ भी हो। इसके पीछे पॉइंट है कि वे जो चाहे फील्ड चूज करें, उसमें मनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यही वजह है कि पेरेंट्स बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतना बेटर होगा। एक और चीज़ कंसीडर करनी चाहिए कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करें। जो हो गया उसका रिग्रेट ना करें, बल्कि अपने एक्सपीरियंस में कुछ भी अच्छी चीज़ ढूंढें। वाई वैलेडिक्टोरियंस फेल। फुटबॉल प्लेयर्स को देखो, क्या आपको लगता है कि जो प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेता है और नॉर्मल से हटकर खेलता है उसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, या उस प्लेयर को जो सेफ सिक्योर मूव्स लेता है? सेम चीज़ बिजनेस लाइफ में भी अप्लाई होती है। स्टडीज़ में ये प्रूव हो चुका है कि जो स्टूडेंट अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, जरूरी नहीं कि वो आगे चलकर उन्हें हाई सैलरी जॉब मिलेगी। एक स्टूडेंट रूल्स फॉलो करने में अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा। एक स्टूडेंट ये सोचते हुए बड़ा होता है कि मिस्टेक करना बुरी बात है, और यही चीज़ उसे एक सिक्योर फेस में रहने को मजबूर करती है। और जैसा कि फुटबॉल के एक एग्जाम्पल से हम बोल सकते हैं कि एक डिफेंडर बनकर सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि आपको अटैकर बनकर भी सक्सेस मिलेगी। एस और ई सेक्शन की सक्सेस बी या आई सेक्शन की सक्सेस की गारंटी नहीं है। ये रियल स्टोरी जो बताती है लाइफ चेंज की इम्पोर्टेंस है, इसे कैसे समझें। ओल्ड टाइम्स में ग्रीस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन हुआ करता था, जिसके बाकी दुनिया को आर्ट ऑफ नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट वगैरह दिया। बैंक्रप्सी के बाद ग्रीस अब दुनिया के इकोनॉमिकली वीक देशों में से एक है। अगर ग्रीक प्रेसिडेंट से ये बात समझ लेते कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता, तो आज ग्रीक के हालात शायद डिफरेंट होते। एक चीज जो वक्त के साथ बदल रही है लेकिन स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती है, कंटेंट वर्सेस कंटेक्स्ट। स्कूल कंटेंट पर फोकस करता है, जैसे कि रीडिंग और राइटिंग, लेकिन ये कंटेक्स्ट यानी पर्सन पर फोकस नहीं करता। अपना कंटेक्स्ट चेंज करना लाइफ सेविंग हो सकता है। वो टोन चेंज कर दो जिस टोन में तुम खुद से बात करते हो। आई विल नेवर बी रिच के बदले खुद को बोलो ब्रिंग ओ मोर चैलेंज। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो 3 टाइप की इनकम को समझना जरूरी है: ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो। ऑर्डिनरी है पेचेक मनी और जिस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। पैसिव है जब आपको कैपिटल गेंस मिलता है। पोर्टफोलियो होता है कि रेंटल मनी, जिस पर सबसे कम टैक्स होता है। 7 टाइप की इंटेलिजेंस होती है जो डिफरेंट माइंड के लोगों में पाई जाती है। ये है वर्बल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, बॉडी काइनेथिस्ट, स्पैटियल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। और सक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जहां कोई पर्सन कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद से सवाल करता है,
हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोगों को अक्सर ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि इस कूल अंडर प्रेशर। कुछ लोग इमोशनली डेवलप नहीं हो पाते, हालांकि वे फिजिकली और मेंटली डेवलप होते हैं, लेकिन ये चीज़ बिजनेस वर्ल्ड के लिए हार्मफुल है और ऐसे लोग माइंड ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, जो कि मनी ग्रास्प करने के लिए बेटर है, क्योंकि आपका माइंड ही आपको रिच बना सकता है। वाई जीनियसेस आर जीनियस। बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि वे टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, और एक ग्रेटर स्कूल के स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। अमेरिकन अब फील करते हैं कि उन्हें अमेरिकन ड्रीम फुलफिल करना का पूरा हक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी द बैटल फॉर द सोल ऑफ कैपिटलिज्म बुक से एक कोट एक्सप्लेन करते हैं कि मैनेजरियल कैपिटलिस्ट और ट्रू कैपिटलिस्ट के बीच एक मेजर डिफरेंस होता है। मैनेजरियल कैपिटलिस्ट बिजनेस के ओनर नहीं होते, उन्हें तो बस पेमेंट मिलती है, चाहे बिजनेस लॉस में हो या प्रॉफिट में। लेकिन ट्रू कैपिटलिस्ट बिजनेस ओनर होते हैं और फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं। स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट ज़्यादातर बी स्टूडेंट होते हैं, जिनमें से कुछ बाद में चलकर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स वो लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है और हाईली पेड होते हैं, फिर चाहे वो अच्छा काम करें या बुरा। कुछ लोग शायद ये सोचें कि अगर लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होंगे तो और भी ज़्यादा ग्रेडी होंगे। इनफैक्ट सच्चाई उसके अपोजिट है। जब लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं तो ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं और अपनी रिसोर्सेस पे कंट्रोल करते हैं। कोई भी कैपिटलिस्ट ग्रीडी लोगों से बचकर नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि अगर बैड पार्टनरशिप है तो गुड पार्टनरशिप भी है। लोगों के ग्रेडी होने की वजह बेसिकली प्रॉपर स्कूल एजुकेशन ना मिल पाना है, जो मसलों से सेकेंड लेवल सिक्योरिटी में फेल हो जाते हैं। और मेन प्रॉब्लम यह है कि जब स्कूल मसलों सेकेंड लेवल फुलफिल करने में फेल होते हैं तो उनका रिजल्ट होता है गरीबी में बढ़ोतरी, और फिर ये मोर लेवल ऑफ वायलेंस को बढ़ाता है। पार्ट 2 इंट्रोडक्शन। क्यों ए स्टूडेंट बिजनेस लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते? क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है कि एक ही राइट आंसर होता है, और ये बात बिजनेस लाइफ में सच नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले नॉलेजेस जैसे क्रिश्चियन कैरोल भी यही आइडिया सपोर्ट करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपने माइंड में दो अपोजिंग आइडियाज लेके चलते हैं, फिर भी एफिशिएंटली काम करते हैं। इस बुक का सेकेंड पार्ट मेनली एजुकेशनल इंटेलिजेंस के बारे में है कि कैसे अपोजिंग आइडियाज को एक्सेप्ट करके मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू को अप्रिशिएट किया जाए, और उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखो जो हमेशा आपको टैबू लगते रहें। द एंटाइटलमेंट मेंटालिटी। जैसे बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स को उन्हें फूड प्रोवाइड कराने के लिए एंटाइटल्ड हैं, ऐसे ही हमारे स्कूल ग्रेजुएट भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट से सिक्योरिटी पाने के लिए एंटाइटल्ड है, यानी गवर्नमेंट ही उन्हें जॉब वगैरह प्रोवाइड कराएगी। ये मेंटलिटी स्कूल्स और ओरिजिनेट होती है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले टीचर खुद यही सोचते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बेटर लिविंग की फैसिलिटी दी जाएगी। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इंटेलिजेंस। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं कि आप खुद काम करके प्रॉफिट कमाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों को हायर करते हैं और जॉब पर रखते हैं, उन्हें पे करते हैं और अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं। एक एग्जांपल, मूविंग द लोन। जब लोन काफ़ी बड़ा नहीं है तो डबल है, एक बार जब ये बढ़ता जाता है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे करने के लिए लोगों को हायर करें। हमें चाहिए कि आप अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना सिखाएं, जैसे कि ऐसे लोगों को ढूंढना जो अपना लोन मूव्ड करवाना चाहते हैं।
और कैसे मिनिमम एफर्ट्स में लोगों से काम करवाकर प्रॉफिट कमाना है। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रॉबर्ट कार्ड, नॉर्मल सीक्वेंस कुछ यूँ होता है, आप हाई ग्रेड्स के साथ स्कूल पास करते हैं, आपको एक हाई सैलरी वाली जॉब मिलती है, फिर आपकी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, फिर एक बच्चे के साथ खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, आप फिर अपने पेरेंट्स से पैसे उधार लेते हैं, फिर रिस्क पे लाइफ का गुजारा चलता है, पेचेक से पेचेक पर डिपेंड रहते हैं। ये सब ओरिजिनेटिक होता है। स्कूल्स में बैलेंस शीट्स के बदले इनकम स्टेटमेंट पे फोकस करने से अर्ली एज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, ताकि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस पता हो और ये पता रहे कि किसी भी लाइबिलिटीज़ और किसी और के लिए एसेट्स बन जाती है। जैसे कि मॉर्टेज सिटीजन और बैंक से लिटरेट हैं, आपको बच्चों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाएं। इजी चीज़ों से स्टार्ट करें जो पता हो, और उनमें इंटरेस्ट पैदा करके इस बारे में और जानने के लिए उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पावर बताएं कि स्कूल छोड़ने के बाद ये उनकी रिपोर्ट कार्ड होगी। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ग्रीड, हम में से बहुतों का ड्रीम होता है कि हम मिलेनियर बने। क्या आप जानते हैं कि डिफरेंस टाइप के मिलेनियर होते हैं? फर्स्ट है नेटवर्थ वाले मिलेनियर। ये वो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी की वर्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनका कैश फ्लो उतना नहीं होता, इसलिए इन्हें डेली एक्सपीरियंस की फ़िक्र रहती है, डेली एक्सपेंसेस की फ़िक्र रहती है। सेकंड होता है हाई इनकम वाले मिलेनियर, जो मंथ पर पेचेक लेते हैं, उनके पास काफ़ी कैश होता रहता है, लेकिन फिर भी ये रिस्क साइड पर रहते हैं क्योंकि इनकी जॉब कभी भी जा सकती है। फाइनली होते हैं कैश फ्लो मिलेनियर्स। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपने एसेट से कैश मिलता है और ये सच में काफ़ी रिच होते हैं। आप अपने बच्चों को मिलेनियर्स के बीच डिफरेंस बताएं, उन्हें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझाएं, उन्हें पूरी फ्रीडम दें जो वो बनना चाहते हैं। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डेप्ट, रिच बनने का एक सबसे एफिशिएंट तरीका है कि आप डेप्ट अपने फेवर में यूज़ करना सीखें। डेप्ट हैंड ग्रेनेड की तरह होता है, इसे केयरफुली नहीं पकड़ेंगे तो ये आपको उड़ा सकता है। अपने डेप्ट से गोल्ड बनाने के लिए आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। हालांकि रिस्क बहुत है, पर जो भी डेप्ट यूज़ करके रिच बनना चाहता है, एक झटके में सब कुछ गंवा भी सकता है। वर्ल्ड में बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि लीडर्स फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं होता है। जिसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस पता ना हो, वो कैसे कंट्री को इकोनॉमिकली सेव कर सकें। फाइनेंशियल एजुकेशन आपके बच्चों को लाइफ में एक हेड स्टार्ट और एडवांटेज देती है, जो उन्हें किसी भी टाइप का फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। देखा गया है कि ऐसे बच्चे लाइफ में कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं जिन्हें पता रहता है कि डिफरेंट टाइप के डेप्ट क्या होते हैं और उन्हें कैसे अपने फेवर में यूज़ किया जाता है। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टैक्सेस, कुछ लोगों को लगता है कि अमीरों पर टैक्स लगाने से कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जरा ये सोचो कि आप किसी स्मार्ट बंदे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, और इस बात से पूरे चांसेस हैं कि वो आपकी ट्रिक से बचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ निकालेगा। सेम यही टैक्सेस के साथ है, क्योंकि अमीर लोग टैक्स बचने का कोई ना कोई लीगल तरीका ढूंढ ही लेते हैं। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन वर्ड्स, वर्ड वर्ड की पावर, यानी वर्ड्स इतने पावरफुल हो सकते हैं कि एक बच्चे के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं। वर्ड्स हर्ट कर सकते हैं या हील कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं या डिस्करेज कर सकते हैं। एक मिलियनियर बनना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर क्लास की अपनी लैंग्वेज होती है, इसलिए आप भी अमीरों की तरह बात करना स्टार्ट कर दो। मन की मनी की अपनी एक वोकेबलरी होती है जो आपको हाई बाय हार्ट लेनी होगी। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मनी वर्ड्स होते हैं, इनकम एसेट्स। किसी भी सेल्स पर्सन के वर्ड आपसे वो चीज़ भी खरीदवा सकते हैं जिससे आपको नीड नहीं है, और ये आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल एडवाइजेस में एक बड़ा डिफरेंस होता है।
एजुकेशन की वैल्यू बड़ी है, एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन आपको बतानी है क्या करने के लिए क्या स्टडी करना है, जबकि एडवाइजेस आपको डायरेक्टली बताती है कि आपको क्या करना है। अपने बच्चों की वोकेबलरी एक्सपेंड करें और उसमें मनी वर्ड और उसकी मीनिंग इंक्लूड करें। इन्हें वर्ड्स की अनलिमिटेड पावर के बारे में बताएं और ये सिंपल वर्ड आपके थिंकिंग का तरीका चेंज कर सकती है। फिर फाइनेंशियल लिविंग है, इन्हें सिखाएं कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। Another point of view on good and bad money, good God and money। अगर इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो बाइबल में कुछ वर्सेस हैं जो पैसे के बारे में बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाइबल में गरीब, मिडिल, अमीर, हर क्लास वाले वर्सेज हैं। इनमें आपको सही लगे वो आप चूज कर सकते हैं। रिलीजन के स्पिरिचुअल और रिलीजियस साइड हो सकते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर होता है स्पिरिचुअल साइड लव ऑफ गॉड की बात करता है, उसके फियर की नहीं। इनमें मनी जेनरोसिटी का नतीजा है, ग्रीड का नहीं। ये चीज़ बिजनेस लाइफ में भी अप्लाई होती है। आपको बेटर ट्रीट करने वाले लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके अमीर होते कि आप पर लासूस फाइट कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें भी आपके प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। अपने बच्चों के साथ प्रिंसिपल ऑफ फेथ डिस्कस करें, उसे कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरोसिटी कैसे रिटर्न और कैसे इसे रिटर्न करना है ये सिखाएं। टॉप 10 अनफेयर एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। अपने बच्चों को अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना चाहते हो तो उसे 10 इंपॉर्टेंट एडवाइस सिखाएं। 1, अपने इनकम को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू खो सकता है, जैसा कि 1971 के बाद हुआ था। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आपकी इनकम कैसे चेंज करें तो आप कभी भी फंस सकते हैं। नंबर 2, ज़्यादा जनरस ब्रेन ग्रीड एंड मेनली इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। अगर आपका बच्चा पूरी तरह से सिक्योर फील करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जनरस होगा। 3, लोअर टैक्स यानी कि टैक्स में छूट। इसके लिए सिंपली ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस करके हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह देकर लोगों को टैक्स में छूट दी जा रही है, जैसा कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। और अमीर बनने के लिए डेप्ट का यूज़ करें, जैसा कि कई चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि गुड डेट का यूज़ करके आप और ज़्यादा एसेट्स कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। 5, अपने इनकम के मीम्स एक्सपेंड करो, जैसे कि आप $50,000 में एक पोर्स लेना चाहते हैं, इसके लिए पैसा मत दो। सेम अमाउंट में एक शॉप रेंट करो या खरीद लो और फिर उससे जो इनकम होगी उससे कार खरीद लो। और कुछ और एडवांटेज हैं जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, वेल्थ जमा करने के लिए डिफरेंट तरीके समझें, अपने एसेट्स प्रोटेक्ट करके रखें, रिटायर यंग, लॉ ऑफ कॉन्सेप्शन का यूज़ करें। आजकल लोगों को एटलीस्ट 2 प्रोफेशन होने चाहिए, एक सेल्फ प्लेजर के लिए और एक पैसा कमाने के लिए। अपने बच्चे को एक्सप्लेन करें कि एजुकेशन का मतलब इक्वलिटी और बीइंग केयर होना नहीं है। इसे डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम के बारे में बताएं। उसके लिए एक एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे उसे ज़्यादा लर्निंग और ज़्यादा डिस्कस करने का मौका मिले। उन्हें रियल वर्ल्ड फेस करने के लिए अभी भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। बी द फेड। अपना खुद का पैसा प्रिंट करने के अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास जिससे आप अमीर बन सकते हैं? नथिंग। तो ऐसा तब होता है जब आप किसी कंपनी के ओनर होते हैं और ये पब्लिक हो जाए। अगर आपको पैसा चाहिए, आपकी कंपनी पब्लिक हो तो सिंपली ज़्यादा शेयर बेचें। इनफैक्ट कोई भी बिजनेस मनी प्रिंटिंग बिजनेस कर सकता है, फिर चाहे आप छोटी सी शॉप में लेमिनेट बेचें या किसी बड़ी सी पब्लिक कंपनी के मालिक हों। अपने बच्चों को अभी से बिजनेसमैन बनने के लिए एनकरेज करें। उन्हें एनकरेज करें कि अपनी टीम ऑफ एक्सपर्ट बनाने के लिए जो उनकी फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। फाइनल थॉट्स।
घर ही वो जगह है जहाँ बच्चा सबसे पहले सीखना शुरू करता है। अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट लविंग होम बनाएं। लव एक प्रीशियस गिफ्ट है जिससे कोई पैसा नहीं लगता है। अपने घर को इस प्रीशियस गिफ्ट से भर दें। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है कि स्कूल्स की एजुकेशन बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही है। फॉर्चुनेटली बच्चे टाइम के साथ चेंज अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पाती। इसलिए अपने बच्चों को गेम्स के थ्रू लर्निंग कराते रहें, उन्हें हमेशा एंगेज रखें। इसके लिए एजुकेशन गेम्स काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसमें बच्चा लॉन्ग टाइम तक एंटरटेन भी हो सकता है और लर्निंग के बाद एग्जांपल्स देकर सिखाना शायद टीचिंग का बेस्ट तरीका है। लर्निंग को सेलिब्रेट करें और अपने बच्चे के लिए एग्जांपल सेट करें। हमेशा नई नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए उसे इनकरेज करें।